अच्छा जी, तो कल मैंने व्हेन वी एंडेड द क्लास तो मैंने बेसिक इशू तो फ्रेम कर दिया था इसका, साउथ चाइना सी का। एंड आई टोल्ड यू कि कैसे जो है, ठीक है, एक पीस ऑफ वाटर कह लें आप, या एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर जो है बेसिकली इशू था कि जितने नेबर्स हैं वो कह रहे थे कि जी दिस इज आवर टेरिटरी, जबकि चाइना कह रहा था दिस इज आवर टेरिटरी। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों को समझनी चाहिए। दैट इज विद रिगार्ड्स टू द इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज। ठीक है जी, इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज है जो कि गवर्न करता है कि कौन सा मुल्क कितना ज्यादा जो है वो इनग्रेस कर सकता है इनटू द सी, और कौन जो है वो कितना आगे जा सकता है, और क्या क्या जो है वो राइट्स हैं वहां पे उसके। ठीक है। अब ये जो है ये गवर्न होता है एक यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है जिसको हम UNCLOS कहते हैं। उन क्लॉज कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। ठीक है। अब ये सारे मामला जो हैं ये उसी से ही गवर्न होते हैं। ठीक है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज है, उन क्लॉज, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो बात कर रहा है ऑफ अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, जिसको जो है वो बुलाया जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये आप लोगों को जो है समझना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने साउथ चाइना सी को समझ। हर मुल्क का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि समंदर के अंदर या सी के अंदर जो है एक्सटेंड होता है। ठीक है। और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, इसको हम लोग 12 नॉटिकल माइल्स तक कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का जहां से सी शुरू हो रहा है, जहां पर भी हमारे सी शुरू हो रहा है जिस साइड से भी, वहां से भी आगे 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, पाकिस्तान अपना उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो तस्वुर कर सकता है। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसिडर कर सकता है। ठीक है। 12, असल में इसके अंदर काफी ज्यादा क्लासिफिकेशंस हैं। एक होता है इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, एक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, एक आपका टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन फॉर आर सेक अभी, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है ये आई लॉ के अंदर जाके आप लोग पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या जो है डिफरेंशिएशन है। फॉर अस, हमारे लिए जो इस टाइम पे समझना जरूरी है वो क्या है, हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि हर मुल्क का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर उसके मुल्क के राइट्स वैसे ही होते हैं जैसे उसका अपने मुल्क के अंदर जो है वो काम कर सकता है। जैसे अपने मुल्क के अंदर वो ड्रिलिंग कर सकता है, एक्सट्रैक्शन कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, जैसे अपने मुल्क के अंदर कर सकता है, एग्जैक्टली वो वैसे ही इस 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया के अंदर जो है वो कर सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है जी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप लोगों को इसके ऊपर आई विल सेंड यू अ रीडिंग। ठीक है। आप लोग उसमें जरूर पढ़िएगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स कौन से होते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स कौन से होते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी इसको हम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वी आर ओनली फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर। अब साउथ चाइना सी के अंदर पता है गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि इतने सारे हमसाए हैं वहां पे एक सी के, सबका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस समंदर के अंदर एक्सटेंड होता है, सबका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपस में ओवरलैप कर रहा है। गेट माय पॉइंट? सबका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो ओवरलैप कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वियतनाम का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल्स जो कि साउथ चाइना सी के अंदर है, वो फॉर एग्जांपल मलेशिया के साथ 12 नॉटिकल माइल्स के साथ ओवरलैप। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये 12 नॉटिकल माइल्स वियतनाम के हैं या ये 12 नॉटिकल माइल्स मलेशिया के हैं? एग्जैक्टली यही सारा जो है इशू है। अब मैंने आपको जरा स्लाइड पीछे करिएगा जिसमें वो मैप बना हुआ है साउथ चाइना सी का। अब ये देखें। अब ये रेड लाइन जो है, ये मैंने आपको बताया था, इसको 9 डैश लाइन कहते हैं, 9 डैश लाइन। ये चाइना कहता है कि जी ये जो 9 डैश लाइन का इलाका जो हमने बनाया हुआ है, ये सारे की सारी साउथ चाइना सी जो है ये हमारी है। एवरीथिंग, ये सारा कुछ हमारा। अब आप इसके अंदर देखें, फिलीपींस का देखें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसके अंदर आ रहा है।
ताइवान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसके अंदर आ रहा है, मलेशिया का इसके अंदर आ रहा है, ब्रुनई का इसके अंदर आ रहा है, वियतनाम का इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, और चाइना कहता है कि जी इसके अंदर जो आइलैंड्स हैं वो भी हमारी प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे मैंने कल 4 मेन आइलैंड्स बताए थे, 2 आपको इस मैप के ऊपर नजर आ रहे हैं, स्प्रैटली आइलैंड्स और पैरासल आइलैंड्स। यही 2 जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं साउथ चाइना सी के अंदर। अब चाइना ये कहता है कि दिस इंटायर एरिया इज आर्स। हम यहाँ पे ड्रिलिंग करें, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करें, हम यहाँ पे जो है वो आइलैंड्स के ऊपर पोर्ट्स बनाएं, हम यहाँ पे जो मर्जी करें, दैट इज आवर ओन प्रीरोगेटिव। और इसके ऊपर हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिस्टोरिकली जो है ये सारा साउथ चाइना सी का जो इलाका है ये हमारा है। ठीक है, जबकि बाकी मुल्क जो है वो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज वाले जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे क्या कहते हैं, उससे ये कहते हैं कि नहीं, ये आपका नहीं है, दिस इज नॉट योर, ठीक है, एरिया। और इसी वजह से वियतनाम जो है वो चला गया था इसी में ट्रिब्यूनल के अंदर, यूएन के ट्रिब्यूनल के अंदर। उन्होंने जाके केस भी फाइल किया था। लेकिन द पॉइंट इज कि जितने भी हमसाए हैं वो सारे चाइना के बराबर तो बहुत ज्यादा हल्के हैं। मतलब चाइना की जो वर्थ है या चाइना की जो पावर है, अब आपको लगता है ब्रुनई की वही पावर होगी, ठीक है, या ताइवान की वो पावर है? नहीं, चाइना की इकोनॉमिक मसल भी है, चाइना का मिलिट्री मसल भी है। ठीक है, और चाइना जो है वो इसको साउथ चाइना सी को अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन के तौर पे देखता है। चाइना का ऑयल यहां से मूव करता है, 30% ऑफ चाइना ट्रेड, और रादर 70% ऑफ चाइना ट्रेड मूव्स थ्रू द साउथ चाइना सी। फिर यहाँ पे रिचनेस बहुत ज्यादा है, रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, तो चाइना के लिए एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि चाइना ये चाहता है कि यहाँ पे हम किसी भी तरह जो है सबसे ज्यादा अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे रख सके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर अब मैं आपसे पूछूं, जो बाकी मैप पीछे करिएगा जैन भाई, प्लीज दोबारा मैप पे जाइएगा। अब ये देखें, अब ये जो हमसाए हैं, कैन यू पीपल टेल मी के इन हमसायों में से यूएसए के, अमेरिका के सबसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किस हमसाये के साथ हैं चाइना के? आपके सामने यहाँ पे मुल्क लिखे हुए, कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे अमेरिका जो है वो किसके साथ सबसे बेहतर, क्योंकि अमेरिका तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, अमेरिका का यहाँ पे कोई डायरेक्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी नहीं बनता। टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो इन हमसाया ममालिक का है चाइना के साथ। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका इन हमसाया ममालिक के साथ जो है वो प्ले करके चाइना के खिलाफ जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर एक्ट कर रहा है। तो कैन यू पीपल, इन मुल्कों में से क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क होगा जिसका सबसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं चाइना अमेरिका के साथ, और जहां पे अमेरिका जो है वो अपनी एक्टिविटीज भी कैरी आउट कर रहा है? कैन यू पीपल जस्ट पॉइंट आउट कि वो कौन सा मुल्क है? सर कोई मल्टीपल एक आंसर जल्दी था। से मुझे कोई एक जल्दी से मुझे गैस बता दें, ताकि मैं आई वांट यू पीपल के मुझे पता फिलीपाइंस। लगे कि इनमें से आप किसको कह रहे हैं। ये फिलीपाइंस कह रहे हैं सर। जी, फिलीपींस ही है, फिलीपींस ही है। फिलीपींस के अंदर यू पीपल हैव टू रिमेंबर कि फिलीपींस के अंदर अमेरिका की एक पोर्ट भी है। अमेरिका ने एक पोर्ट बनाई हुई है अपनी यहाँ पे, और फिलीपींस से ही अमेरिका जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर जो है वो नजर रखता है। अब आप ये देखें कि ताइवान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का अमेरिका का मकसद चाइना को तंग करना तो है ही, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि ताइवान की कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है व्हेन इट कम्स टू द साउथ चाइना सी। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ताइवान की। अब अगर तो साउथ चाइना सी सारा का सारा चाइना के पास चला गया, तो डेफिनेटली क्या होगा कि चाइना की इकोनॉमिक मसल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और चाइना जो है वो एक अनडिस्प्यूटेड इकोनॉमिक पावर बन के उभर आएगा कुछ अरसे के बाद, जो कि डेफिनेटली अमेरिका नहीं चाहता। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ इसके नोट्स शेयर किए हुए हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, प्लीज डू ओवर गो ओवर देम। बहुत ही आसान लफ्जों के अंदर लिखे हुए हैं और बहुत ही सादा से हैं, ताकि आप लोगों को सारा ये मसला समझ आ जाए। आगे चलिएगा स्लाइड। अच्छा, अब चाइना जो है उसका स्टांस क्या है, मैंने बेसिकली आपको सारा बता दिया है, अब आप इस पे देखिए। चाइना कहता है जी हमारा हिस्सा है, बड़ा पुराना हमारा हिस्सा है। ठीक है, वो बड़ा नक्शे बनाए हुए चाइना ने, वो चाइना कहता है जी सारा कुछ हमारा। ठीक है, 9-9 का मैं आपको बता चुका हूँ। चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशंस का लॉ ऑफ द सीज नहीं मानता। ठीक है, चाइना जो है इट डज नॉट एक्सेप्ट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। अच्छा, अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, मुस्तकिल आइलैंड्स बना रहा है वहां पे साउथ चाइना सी के अंदर, और वहां पे साथ साथ क्या कर रहा है, फिर वहां पे साथ साथ जो है अपने
फौजियों को वहां पे प्लेस कर रहा है, अपने लोगों को वहां पे प्लेस कर रहा है, उन आइलैंड्स को आबाद कर रहा है। ठीक है, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि चाइना की मिलिट्री जो है वो बहुत से आइलैंड्स के ऊपर इट इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कोरल रीफ्स होते हैं समंदर के अंदर, ठीक है, उनको कन्वर्ट कर रहा है, जो लैंड जो है पानी के नीचे गया हुआ है उसको निकाल के दोबारा जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारी की सारी पावर पॉलिटिक्स जो है वो प्ले आउट कर रही है इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, अब आप ये देखें कि चाइना ने 7 आइलैंड्स बनाए हैं 2012 के अंदर, क्या, इसलिए टू मॉनिटर यूएस मिलिट्री एक्टिविटी, अपनी बेस से जो वो फिलीपीन से करते हैं। तो चाइना जो है वो वहां से नजर रख रहा है और अमेरिका वहां से नजर रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो जितने छोटे छोटे मुल्क है ना, ये दो बड़े मुल्कों की राइवलरी के अंदर फंसे। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर के सी पैक और बीआरआई जो है वो कैसे साउथ चाइना सी की वजह से आया। अब आप मुझे ये बताएं कि एक मुल्क का 70% ट्रेड यहाँ से आता है। ठीक है, मलाका स्ट्रेट भी यहाँ पे है हर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जंग शुरू हो जाए और चाइना की जो है ब्लॉकेड लग जाए यहाँ पे, और चाइना की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो मूव ना कर सके, चाइना के पास ऑयल ना जा सके या चाइना के पास गुड्स ना जा सके, चाइना की इकोनॉमी तो खत्म हो जाएगी। तो चाइना जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म सोच रहा है, और चाइना जो है वो रोड रूट्स बनाने का सोच रहा है कि कैसे हम साउथ चाइना सी को बाईपास कर सकते हैं एंड वी कैन गेट कनेक्टेड विद अदर कंट्रीज थ्रू द लैंड रूट्स। वो लैंड रूट से जो है वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और वो साउथ चाइना सी से बेसिकली बचने की कोशिश कर रहा है इससे। आगे चलिएगा। अच्छा, अब वहां पे आप देखें कि उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल्स वहां पे फंक्शन किए हैं, एयर शिप्स वहां पे लगाई हुई हैं, हेलीकॉप्टर बेस बनाई हुई है डंकन आइलैंड्स के अंदर। ठीक है, अब द पॉइंट इज के वहां पे पैरासल और स्प्रैटली, चाइना कहता है कि जी ये जो पैरासल और स्प्रैटली आइलैंड्स हैं ये तो हम 17वीं सदी से रूल कर रहे हैं, वी आर रूलिंग द पैरासल एंड स्प्रैटली आइलैंड्स सिंस द 17th सेंचुरी। ठीक है, तो अब आप ये देख लें कि जब एक मुल्क का इतना स्ट्रांग और इतना कन्विक्शन से भरा हुआ स्टांस होगा ऑन अ टॉपिक, तो वो कहां से पीछे हटेगा, या वो कहां से वो ये कहेगा कि नहीं नहीं ठीक है बाकी मुल्क जो है वो आके कब्जा कर लें, जब स्पेशली उसकी इकोनॉमिक वेलबींग के ऊपर जो है यहाँ पे बात हो रही है। आगे चलिएगा। अच्छा जी, अब फिलीपींस देखें। अच्छा सॉरी, बैक पीछे जाइएगा प्लीज, पीछे जाइएगा प्लीज। ये जो मैंने आपको लास्ट लाइन बताई है ना, सॉरी, ये पैरासल और स्प्रैटलीज की जो 17th सेंचुरी से रूल करने वाली बात है, ये वियतनाम वियतनाम का स्टांस है। दिस इज द स्टांस ऑफ वियतनाम, ये वियतनाम का स्टांस है। वियतनाम ये कहता है कि स्प्रैटलीज और पैरासल जो है हम लोग 17वीं सदी से रूल कर रहे हैं, तो ये हमारे बनते हैं, चाइना इनके ऊपर कब्जा कैसे कर रहा है। तो दिस इज द स्टांस ऑफ वियतनाम ओवर द पैरासल एंड स्प्रैटली आइलैंड्स। माय अपॉलॉजीज जी, आगे चलिएगा। फिलीपींस का क्या स्टांस है, फिलीपींस क्या करता है, फिलीपींस भी स्प्रैटली के ऊपर जो है वो अपनी ओनरशिप ले करता है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि जी एज पर द ह्यूमन लॉज, ठीक है, स्प्रैटलीज जो है वो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, और वो कहता है कि जी ये बहुत ही कम डिस्टेंस के ऊपर है, तो लिहाजा ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसके ऊपर चाइना जो है वो गलत बेस बना रहा है और गलत तरीके से जो है इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आगे चलिएगा। अच्छा जी, आ जाए अमेरिका के ऊपर। अब आप लोगों की हम इतनी हमारी डिस्कशन हो गई है कि आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि अमेरिका और चाइना किस तरह सोचते हैं और किस तरह आपस में जो है वो करते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि इट हैज टू कर्टेल द इमर्जिंग पावर ऑफ चाइना। जो मर्जी हो जाए, उन्होंने चाइना की जो इमर्जिंग पावर है उसको कर्टेल कर। ठीक है, और आप देखें बहुत अरसे से अमेरिका की एक पॉलिसी रही है जिसको वो एशिया पिवट पॉलिसी कहते हैं या साउथ एशिया पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, वो उनका हमेशा से यही मकसद रहा है, हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से जो है हम लोग फोकस कर सकें एशिया के ऊपर ज्यादा, और किसी भी तरीके से जो है हम इनकी जो ग्रोथ है चाइना की उसको रोक सकें या उसको कर्टेल कर सकें। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर चाइना जो है वो साउथ चाइना सी को ब्लॉक करता है, तो इस खित्ते के अंदर अमेरिका के और भी अलाइज हैं। इस खित्ते के अंदर अमेरिका के बहुत बड़े अलाइज हैं, साउथ कोरिया, अमेरिका के अलाइज हैं जापान,
अगर साउथ चाइना सी ब्लॉक हो गई तो जो ट्रेडिंग रूट है साउथ कोरिया का और जापान का वो रुक जाए, ठीक है, वो रुक जाएगा और उनको इससे जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और अमेरिका ये नहीं चाहता। और एक और चीज जो अमेरिका का आप कह लें कि जो फोर्थ मोस्ट उनका जो कंसर्न है यहाँ पे वो क्या है, सर्वेलेंस इन द रीजन, ठीक है। फिलीपीन से जो है वो चाइना की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखना चाहता है, देखना चाहता है कि चाइना इतने बड़े रीजन के अंदर क्या कर रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट इट इज डूइंग अबाउट द आइलैंड्स। तो सर्वेलेंस जो है इट इज अ वेरी वेरी की कंसर्न फॉर द यूएसए इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और इसी वजह से आप देखते हैं कि उसने फिलीपींस को जो है बहुत ही ज्यादा हाई टेक मिलिट्री प्रोवाइड की हुई है, हाई टेक इक्विपमेंट देता रहता है, काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो फिलीपींस को जो है वो प्रोवाइड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, आगे प्लीज। अच्छा, रीसेंट डेवलपमेंट्स के अंदर क्या हुआ था जी, मनीला जो है, मनीला किसका कैपिटल है, फिलीपींस का। जनवरी 2013 के अंदर फिलीपींस अनाउंस के भाई वो जा रहे हैं यूएन ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है। यूएन, ये यूएन कॉल्स नहीं है, यूएन क्लॉस है, ठीक है, यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, या मेरा ख्याल है क्लॉज ही है। एनीवेज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज कहते हैं। अब आप ये देखें कि जब ये 2013 में अपना केस लेके गए उनके पास, तो उन्होंने फिलीपींस के फेवर में रूल करना था, उन्होंने फिलीपींस के फेवर में रूल किया, ठीक है। लेकिन चाइना पहले ही अनाउंस कर चुका है कि चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज द यूएन ट्रिब्यूनल ऑन द लॉ ऑफ सीज। जब चाइना उस ट्रिब्यूनल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, जब चाइना उस ट्रिब्यूनल को मानता ही नहीं है, तो चाइना उसके फैसले को कैसे मानेगा। तो चाइना ने जो है वो फिल फॉर उसके डिसीजन को जो है वो रिजेक्ट किया और कहा कि वी डू नॉट स्टैंड इन कोहेरेंस विद द डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ट्रिब्यूनल ऑन द लॉ ऑफ सीज। अच्छा, अब ये जो रीजन है ये आप लोग कह लें कि एक बर्निंग पॉट है इस टाइम के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पोम्पेयो, माइक पोम्पेयो ने कहा था कि अगर अमेरिका कोई अगली जंग लड़ेगा वो साउथ चाइना सी के अंदर लड़ेगा, ठीक है। और बहुत सी दफा हमें नजर आता है कि बहुत से जो है मामला जो है, बहुत सी skirmishes जो है इस इलाके के अंदर होती है। और अभी जो अमेरिका ने थोड़ा सा टिल्ट ज्यादा किया है टुवर्ड्स ताइवान, इससे जो है वो और ज्यादा खदशात जो है वो पैदा हो गए हैं, इससे और ज्यादा जो खदशात हैं वो बढ़ गए, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ये जो साउथ चाइना सी है ये एक हमेशा से मसला है और हमेशा से मसला रहेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ जैन भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको इसके नोट्स भेजे हुए थे साउथ चाइना सी के, आप काइंडली वो साउथ चाइना सी के जो नोट्स हैं उनको जरा फ्लैश करें, ताकि एक तो मैं इनको नोट टेकिंग भी बताऊं कि नोट टेकिंग करने का आसान तरीका क्या है और एक टॉपिक के नोट्स किस तरह बनाए जाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर इन्होंने फर्दर और उन नोट्स में से देखना है तो ये पढ़ लें, अदरवाइज साउथ चाइना सी के अंदर इससे ज्यादा नहीं। देखिए, आपको साउथ चाइना सी के ऊपर यू आर नॉट गेटिंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको 20 नंबर का डायरेक्ट सवाल जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर नहीं आ रहा। साउथ चाइना सी जो है ये मुख्तलिफ सवालात के अंदर इस्तेमाल होगा। साउथ चाइना सी का आप जिक्र जो है वो चाइना के हवाले से करेंगे, आप अमेरिका के हवाले से करेंगे, आप इसके ऊपर कोई 20 नंबर का डायरेक्ट सवाल नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ना ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट इन द न्यूज दैट मच, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा जी, नाउ अब देखें कि यहाँ पे क्या है, ये नोट्स हैं साउथ चाइना सी के नोट्स किस तरह बने, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखेंगे टॉपिक तो असल में साउथ चाइना सी और उसकी इंपॉर्टेंस है और कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सबसे पहले आप देखें बात क्या हो रही है, सबसे पहले नोट्स के अंदर ये पूछा जा रहा है या ये डिस्कस किया जा रहा है कि भाई साउथ चाइना सी लोकेटेड किधर, ठीक है, वो है किधर, ठीक है। encompassing an area from the Karimata and Malacca states to the state of Taiwan, 3.5 मिलियन, ये ज्यादा डिटेल और इन डेप्थ नोट्स है, ठीक है, ठीक है। आप देख लेंगे कौन कौन से मुल्क इसके साथ हैं। आगे देखें, आगे आप लोग देखें कि इसके साथ जो है कौन कौन से आइलैंड्स एसोसिएट हैं। 250 से स्मॉल आइलैंड्स हैं, ठीक है। सबसे मेन आइलैंड्स जो है वो नीचे उनका जिक्र, ठीक है, स्प्रैटली, पैरासेल, स्कैरब्रो, लेकिन मेन जो दो आइलैंड्स हैं वो स्प्रैटली और पैरासेल। अब आगे देखें, आगे क्या बताया जाएगा नोट्स के अंदर, ये बिल्कुल कैटेगोरिकल नोट्स है। आगे बताया जाएगा कि व्हाट इज द मैरीटाइम ट्रेड रूट जो कि साउथ चाइना सी के साथ एसोसिएट है।
Goods worth $5.3 trillion pass from the South China Sea. ठीक है, 30% ऑफ द वर्ल्ड्स मैरीटाइम ट्रेड है, ऊपर करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं यहाँ पे, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और ऊपर ये 15 पेजेस के नोट्स से, और आप देखेंगे कितने आराम से बगैर ज्यादा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें किए जो है वो यहाँ पे चीजें लिखी हुई। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें इसकी, जरा एक सेकंड रुकिएगा, ऊपर जाइएगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि शिपिंग लेन्स हैं यहाँ पे दुनिया की बहुत जरूरी। मेन रूट है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका यहाँ पे मिलती। फिर फिशरीज के बारे में बताया गया हुआ है कि दुनिया की 10% फिशरीज जो हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर हैं। फिर उनकी टाइप्स बताई हुई। इफ यू मूव अहेड, अब यहाँ पे कोई कह रहा था कि जी मैप के बारे में, अब आप ये देखें कि यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा मैप बनाया हुआ है नोट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9 डैश लाइन दिखाई गई। ठीक है, 9 डैश लाइन दिखाई गई है। ठीक है, और ये 9 डैश लाइन जो है ये आपको नजर आ रही है कि 9 डैश लाइन कैसे बनाई हुई है, कौन कौन से हमसाए हैं। दिस इज अ वेरी वेरी रफ स्ट्रक्चर। और अगर आप इसके अंदर ये सिर्फ इतनी सी ही डायग्राम बना दें और टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर कभी शो करना हो ये शो कर दे 9 डैश लाइन बना के, तो दिस इज सफिशिएंट। इस तरह की जगह के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम जो है यहाँ पे कर सकते हैं इतना सा मैप बना देकर। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आपने जब उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली, आपने उनके एनर्जी रिच बता दिया, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बता दी। अब आप जो है आगे डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया में इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सीज क्या है। यहाँ पे फिर बात हो रही है किस चीज की? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। फिर यहाँ पे नोट्स के अंदर जो है वो फर्दर बताया हुआ है कि इंटरनेशनल वाटर्स क्या होते हैं। ये सारा कुछ आप लोगों के पढ़ने के लिए है कि क्या है। अब देखो, अब फिर उसके बाद ये बताया गया है कि सारे मुल्क क्या कहते हैं। सबसे पहले चाइना का क्या स्टांस है। ठीक है, चाइना वो 9 डैश लाइन जो है वो उसके बारे में बात करता है। चाइना कहता है जी हमारा हिस्टोरिकल इसके ऊपर क्लेम है, बहुत पुराने अरसे से हम जो है साउथ चाइना सी को ओन करते हैं एंड एक्सेट्रा। अब आगे चलें कि चाइना जो है वो यूएन कन्वेंशन को नहीं मानता। चाइना ने 2012 के अंदर आइलैंड्स कंस्ट्रक्ट किए। अब आप ये देखें कि इसके अंदर से मैंने कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की हुई है। दीज आर डिटेल्ड नोट्स, लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैंने जो है वो निकाली है और अपनी स्लाइड्स के अंदर डाली। आगे चलिए। अब ये वियतनाम का स्टांस है। वियतनाम का स्टांस पढ़ेंगे, वो कहता है जी उन्होंने स्प्रैटली और पैरासिल जो है वो 17वीं सदी से वो जो है दे हैव ओन्ड इट। ठीक है, लेकिन वियतनाम ने कभी भी कोई प्रूफ नहीं दिया। वियतनाम सिर्फ बातें ही करता है और वियतनाम सिर्फ बातों में ही कहता है कि जी हम इसे ओन करते हैं, लेकिन वियतनाम हैज नेवर कम अप विद द प्रूफ टू से कि भाई इस तरह जो है हम स्प्रैटली और पैरासिल को ओन करते हैं। आगे चलिएगा। आगे देखें स्टैंस ऑफ फिलीपीन। अब जैसे जैसे थोड़े से लेस रेलिवेंट कंट्री आएंगे उनका काम और कम हो जाएगा। मलेशिया और ब्रुनाई को इकट्ठा कर दिया है, ऊपर चलें। यूनाइटेड नेशंस के जो है इंटरेस्ट बताए गए हैं। मूव मूव मूव, ऊपर जाएं। अब दिस इज द दीज आर द टाइप ऑफ नोट्स दैट यू नीड। ठीक है, 15 पेजेस के नोट्स हैं, लेकिन ऐसे 15 पेजेस नहीं है कि हर एक डिटेल, हर एक लाइन जो है वो भरी हुई है या एक एक लाइन के ऊपर लिखा गया हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू इंश्योर कि आप नोट्स जो है वो ऐसे बनाएं। ठीक है, कि आप उन नोट्स के ऊपर एक नजर मारें तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। और नोट्स के अंदर हेडिंग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप नोट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखाई से लिखते जा रहे हैं तो जब आप रिवाइज करेंगे आपको ये नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि देखिए नोट्स आपने 5-6 महीने पहले बनाए हुए हैं, जब आप रिवाइज करने जा रहे हैं आपकी नॉलेज अपडेट हो चुकी है। अब आपको पता है एग्जैक्टली exactly कि भाई क्या मुझे पढ़ना है क्या मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू मूव अराउंड ऑल ऑफ दिस। और ये आप लोगों ने क्या इसमें करना है। ये आपके पास नोट्स हैं, जरा जन एक दफा दिखा दें सारे इनको। ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, लेकिन ये नोट्स के अंदर जो है ये एक्सटेंसिवली कवर्ड है, इतना भी एक्सटेंसिवली नहीं कवर्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू मेक नोट्स। नोट मेकिंग जो है वो सीएसएस के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर मेक और ब्रेक का किरदार अदा करती है। अगर आपके नोट्स एफिशिएंट होंगे तो आप जो है बहुत आराम से रिवाइज कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू मूव अहेड
उस टॉपिक के अंदर बहुत क्विकली। एक और चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास पेपर के पास जाके आपके पास बहुत कम टाइम होगा। तो अगर आपने 4-4 रजिस्टर भरे हुए हैं नोट से, तो डू यू पीपल थिंक कि आप 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर वो 4 रजिस्टर जो है वो रिवाइज कर लेंगे और आप लोग जो है प्रॉपरली उस टॉपिक के साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे? नहीं। जो स्मार्ट कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा, वो ओवर द कोर्स ऑफ तैयारी अपनी जो है वो साथ साथ उन नोट्स को जो है वो देखता रहेगा, पढ़ता रहेगा, करता रहेगा। जब एग्जाम्स करीब आएंगे और चीजें जब करीब आएंगी तो क्या होगा, वो फिर उसके अंदर जो है अपने नोट्स को शॉर्ट करेगा, वो शॉर्ट नोट्स बनाएगा साथ साथ। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाएगा कि जिस दिन 2 पेपर होंगे आपके, उस दिन आप बीच में जो बैठ के आप रिवाइज तो नहीं कर रहे अपने रजिस्टर्स। अगर आपके पास कोई 2-3 पेजर्स बने हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उस पेजर के अंदर साउथ चाइना सी की सिर्फ लोकेशन होगी, इंपॉर्टेंस होगी और एक छोटा सा मैप बना होगा, दैट्स इट। बाकी जो है सारा एनालिसिस है, वो तो एनालिसिस आपने खुद ही करना है। तो वो आप लोग अगर इन नोट्स को बनाएं टाइमली और फिर इन नोट्स को बाद में शॉर्टर नोट्स के अंदर कन्वर्ट करें, तो ये आप लोगों की पेपर अटेम्प्टिंग के अंदर बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस और आपकी बहुत ज्यादा आसानी कर देगी इसके अंदर। ऑलवेज रिमेंबर के एक्सटेंसिव नोट्स आर गुड, लेकिन एक्सटेंसिव नोट्स जो हैं जब एग्जाम्स करीब आ जाते हैं, एक्सटेंसिव नोट्स आपकी इतनी मदद नहीं करती। आई रिमेंबर कि मैंने 3 से 4 सब्जेक्ट्स को जो है वो 2 पेजेस के ऊपर कंडेंस कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब बैक टू बैक एग्जाम्स दूंगा मेरे पास टाइम नहीं होगा। और मैं पागल या बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अपने पूरे रजिस्टर्स जो हैं वो 2 घंटे के अंदर, जहां पे थोड़ा सा मुझे माइंड को रिलैक्स करना है या फ्रेश करना है, मैं दोबारा पेपर दे के फिर वो रजिस्टर खोल लूं पूरे पूरे और बैठ के पढूं। ऐसा नहीं है। ये आप जो है इन नोट्स को देखें, इनको समझेंगे कैसे हेडिंग्स बनाई गई हैं नोट्स के अंदर। जब आप नोट्स के अंदर हेडिंग्स बनाने की आदत डाल लेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमने पेपर के अंदर कैसे हेडिंग्स बनाने। एंड गुड नोट्स जो हैं दे ऑलवेज हेल्प यू एंड दे विल ऑलवेज टेक यू अ स्टेप अहेड बाकियों से, अगर आपके नोट्स बेहतर। तो दिस वाज इट फ्रॉम द साउथ चाइना सी। अब जल्दी से मुझे अपने सवाल आप लोग जो है वो बताएं सर। इतना सारा मटेरियल हो, एक सेकंड। अच्छा, अब द पॉइंट इज कि मटेरियल तो बहुत सारा है, और ये जो है ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि दिस इज रेलिवेंट या दिस इज नॉट रेलिवेंट। ये जो है ये हर कैंडिडेट की अपनी जो है इंस्टिंक्ट होती है, हर कैंडिडेट की अपनी सोच होती है कि उसने फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो हमेशा यही लगेगा कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, और इसमें कोई बात नहीं है। वो ये भी देखेंगे कि अच्छा भाई 6-7 आइलैंड है साउथ चाइना सी के अंदर, मुझे सातों के साथ की जो है वो स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए, सातों की साथ की मुझे नाम पता होने चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। लेकिन जब आप उस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा आगे जाएंगे और आप देखेंगे कि यार वियतनाम भी स्प्रेटली के बारे में बात कर रहा है, पैरासल के बारे में बात कर रहा है, फिलीपींस भी उसके बारे में बात कर रहा है, बाकी आइलैंड्स का तो इतना जिक्र नहीं हुआ। तो फिर क्या है कि आप उसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं और आपको समझ आने लग जाता है कि यार नहीं, असल फोकस करने वाली चीज जो है वो ये 2 आइलैंड्स हैं या ये 3 आइलैंड्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू लर्न ओवर टाइम, कि आपकी जब नॉलेज बढ़ती है और नॉलेज जब कोरिलेट करती है, तब आपको समझ आने लग जाती है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है इसके अंदर, सीएसएस के अंदर। ये चीज इतनी जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना है। सीएसएस के अंदर ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि आपने क्या लीव आउट करना है या आपने क्या जो है मिस करना है, क्योंकि हर चीज जो है वो आपको आगे नहीं लेके जाती, बहुत सी चीजें जो है वो आपको बैक बर्नर के ऊपर पुश कर रही होती। तो इस वजह से जो है इट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दैट यू पीपल रियलाइज कि हम लोगों ने क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। मटेरियल बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ भेज दें ग्रुप में, मैं आपको बता दूंगा क्या है, लेकिन बिल्कुल बनाए नोट्स। द पॉइंट इज कि आप लोगों का इस दफा एग्जाम फरवरी में है ना? ठीक है, अगर फरवरी के अंदर एग्जाम है तो यू पीपल शुड बी डन विद दिस नोट्स थिंग बाय नवंबर। नवंबर के ऊपर आप लोगों के नोट्स नहीं जाने चाहिए, या नवंबर के बाद आप लोगों को नोट्स का कोई ताल्लुक नहीं आपका होना चाहिए नोट्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट करने पे, चीजें करने पे, तो आई एम हेयर, पूछ लें मुझसे प्लीज कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, जितना हो सकता है आई विल बी हेल्पिंग यू पीपल आउट।
कोई सवाल, कोई चीज जो ऑनलाइन है, जो क्लास में बैठे हैं, किसी से भी कोई और चीज जो है वो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। हाँ जी, टेस्ट बिल्कुल लेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा वो आजकल मैं मसरूफियत हूँ, ठीक है, तो मसरूफियत है, तो मैं इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट लिया हुआ है, सबसे पहले तो मैंने वो मार्क करना है, ठीक है। मैं वो मार्क करके जो है आप लोगों को जो है उसका पहले बताऊं कि उसके अंदर क्या गलतियां हैं, वो मैं एकेडमी को दूंगा। वो फिर आप लोगों के साथ जो है मैं भी डिस्कस करूंगा, और एकेडमी भी आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी और आपको बताएगी कि वेयर यू पीपल आर रॉन्ग, ठीक है। टेस्ट हम बिल्कुल लेंगे, और टेस्ट में अब जो है इसमें काफी स्ट्रिक्ट होके जो है वो चीजें जो है वो आप लोगों की देखूंगा, ताकि इसको जो है रेक्टिफाई किया जा सके और इसको ठीक किया जा सके। हमारे पास टॉपिक्स जो हैं वो तो हार्डली 2-3 क्लासेस और होंगी, लेकिन टेस्ट जो है वो मैं साथ साथ जो है आप लोगों के उसमें चलाऊंगा, और वो मैं आप लोगों से देख लेता रहूंगा, वो मैं आप लोगों को चेक करता रहूंगा उसके अंदर, ठीक है। आप लोगों ने अगर कोई टॉपिक जो है वो समझना है, क्योंकि अभी 2-3 टॉपिक्स तो मैंने आपको और पढ़ाने हैं, ठीक, ठीक है। अगर आप लोग कोई चाहते हैं कि कोई टॉपिक आप लोगों ने पढ़ने हैं, तो वो आप मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक है, फिर हम उसको रिलेट कर लेते हैं कि अगर वो रेलेवेंट भी है या नहीं है, और वो मैं आपको आगे लेके जो है वो उसमें चलता हूँ। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स के अंदर ना, जब आप एक अखबार उठाते हो ना डॉन, उसके अंदर ये भी लिखा होता है कि भलवाल के अंदर, ठीक है, एक चलती गाड़ी जो है उसका टायर बस्ट हुआ और वो डिवाइडर में लग गई। खबर ये भी होती है। फिर साथ साथ खबर ये भी होती है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ अपनी बॉर्डर मार्केट्स क्यों नहीं बना पा रहा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि वो जो दूसरी खबर है, जो लोकल खबर है, वो उसके अंदर नाम भी नोट कर रहे होते हैं। वो लिख रहे होते हैं गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं जो कि उनकी उसके ऊपर पढ़ते भी नहीं है, जो कि मेरे जैसे होते हैं, जो कहते हैं कि यार इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, हाँ जी, रशिया यूक्रेन तो हमने करना है, बिल्कुल करना है, वो तो हम करेंगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि यू पीपल नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर कि अखबार कैसे पढ़ना है, अखबार को नहीं छोड़ना। अगर कोई बंदा ये कहता है कि पेपर पहले बन जाता है नवंबर दिसंबर में, अखबार नहीं पढ़नी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अखबार जो है वो मुसलसल पढ़नी है, मुसलसल पढ़नी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखबार का बहुत अहम रोल है, एंड यू पीपल हैव टू इंश्योर कि आप अखबार जो है उसके साथ चिपके रहें और चिमड़े रहें। अखबार जो है इट इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। आप लोगों ने अगर इंटरनेशनली अपना एनालिसिस बढ़ाना है, अगर आप लोगों ने चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, यू पीपल हैव टू इंश्योर कि आप लोग जो है वो अखबार जो है वो लाजमी पढ़ें। अखबार के साथ आप जरूर जो है वो अपने ताल्लुकात बना के रखें, ठीक है जी। तो कोई और सवाल है तो प्लीज आस्क मी, आई एम हेयर, ठीक है। मैं सॉरी है थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि एक ऑफिशियल काम चल रहा था, अभी भी मैंने वापस जाना है। तो अगर कोई चीज है आप लोग जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है उसके बारे में बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। दीज नोट्स आर जस्ट एज अ रेफरेंस फॉर यू पीपल, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो नोट टेकिंग समझ आ जाए। एंड बाय द वे याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होती है, सीएसएस सिर्फ उससे पास होता है। यार न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, चले न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी पढ़ा देंगे, लेकिन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है वो कोई ऐसा जितना कोई खास टॉपिक है नहीं अब। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इतना कोई खास टॉपिक नहीं है, ठीक है। गिवन द करंट अफेयर्स वो पहले आता था, लेकिन अब जो है वो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आई हैव अ डिस्कशन ओवर इट, ठीक है। मैं उसके भी नोट्स हैं मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है उसके शेयर कर दूंगा, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के भी, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि राइटिंग प्रैक्टिस जो है, ठीक है। यार मैंने कभी भी अपने जो है ना एक जगह नोट्स कंपाइल करके नहीं रखे, ठीक है, बिल्कुल भी मेरे पास सॉफ्ट में तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने अपने कभी नहीं किए, जो जो आर्टिकल्स मैं पढ़ता था उनके लिंक्स वगैरह शेयर करता रहता था, लेकिन मैंने कभी अपने नोट सॉफ्ट में नहीं बनाए थे, मैंने रिटर्न बनाए थे, और वो अब मुझे पता ही नहीं है रजिस्टर्स कहाँ पे हैं, घर पे ही होंगे शायद कहीं पे, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आप लोगों के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा कि राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मेक और ब्रेक का किरदार अदा करती है। आपने हजार चीजें पढ़ी हो सकती हैं, बहुत कमाल एनालिसिस हो सकता है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, वो फजूल है। पेपर के अंदर जाके यू विल बी ब्लैंक, और आप जो है सोच रहे होंगे कि मेरे पास स्पीड क्यों नहीं है, मेरे पास राइटिंग प्रैक्टिस क्यों नहीं है। हाँ जी, रख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेते हैं, या एक क्लास को किसी दिन एक्सटेंड कर लेंगे और उसके अंदर जो है वो एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे।
जितने रेलिवेंट हो। देखें, द पॉइंट इज, कोटेशन जो है ना, कोटेशन का बड़ा सख्त रूल होता है। कोटेशन का बड़ा सख्त रूल होता है। कोटेशन जो है ओनली व्हेन रेलिवेंट। कोटेशन जो ज्यादा इस्तेमाल करता है ना, उनका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। नेगेटिव इंप्रेशन इसलिए जाता है कि वो ये सोचते हैं कि इसने कोटेशन रट्टा मारा हुआ है, और ये कोटेशन जो है अननेसेसरीली तौर पे जो है इंसर्ट कर। अगर आपको लगता है ना कि यार ये कोटेशन जो है वह वही वाली बात आ जाती है रेलेवेंस के ऊपर, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर रेलेवेंस सबसे जरूरी है। अगर आपको किसी पॉइंट पे ये लगता है ना कि ये जो कोटेशन है, मैं अगर इसको लिखूंगा तो ये मेरा आंसर के अंदर जो है वो इजाफा कर रहा है, या एग्जामिनर को अंडरस्टैंडिंग के अंदर बेहतरी कर रहा है, अब ये दिस इज योर जजमेंट। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कोटेशन पेपर के अंदर बैठ के मैं नहीं आपको बताऊंगा कि ये कोटेशन ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस विल बी योर जजमेंट। ठीक है, मेरे पास मेरा ख्याल है पाकिस्तान अफेयर्स के हैं मैंने कोटेशंस बनाए हुए। ठीक है, एज इट इज भी लिख सकते हैं अखबार। मैंने बार पहले ये कह रहा था कि पाकिस्तान अफेयर्स के मैंने कुछ कोटेशंस बनाए हुए हैं टॉपिक्स के, वो जो है मेरी स्लाइड्स हैं, मैं वो आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा। करंट अफेयर्स के अंदर तो ऐसा सच मैंने कोई नहीं बनाए हुए। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर तो जो मैं पढ़ता था, मुझे जो लगता था सही, मैं उस हिसाब से उनको लिखता था, जहां पे अदरवाइज मैं नहीं लिखता था। ठीक है, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं कभी भी रट्टा नहीं लगाता था, और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती थी कि मैं किसी भी तरीके से जो है इसके अंदर अपनी वर्डिंग, अपना एनालिसिस, अपनी बातें उसे बताऊं। मैं किसी किताब की या किसी जगह की या किसी चीज की उसको जो है बातें ना बताऊं। इट शुड बी टोटली माई ओन एनालिसिस, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, व्हाट आई हैव लर्नड, और जो कि इस एग्जाम को इज्जत देने और क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ये एग्जाम डिजर्व करता है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज ओनली, देखो द पॉइंट इज के 50,000 लोगों ने दिया है ना एमपीटी। अच्छा, सबसे पहली चीज तो लेट मी ब्रेक दिस मिथ फॉर यू पीपल, प्लीज डू नॉट सेलिब्रेट एमपीटी, प्लीज। ठीक है, ये बहुत ही एक इमेच्योर हरकत है। जो लोग भी एमपीटी पास होना सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही इमेच्योर हरकत है। ठीक है, क्योंकि दिस इज नथिंग। अगर आप एमपीटी जो है पास करके कह रहे हैं कि भाई मैं सीएसएस की तैयारी, तो नहीं, दिस इज नॉट रॉन्ग। एमपीटी पास करना, अगर आप सीएसएस के कैंडिडेट होके एमपीटी नहीं पास कर सकते तो आप सीएसएस कर क्यों रहे हैं? तो प्लीज फॉरगेट अबाउट दिस कि भाई मैं जो हूँ एमपीटी पास किए बैठा हूँ। अगर एमपीटी पास किया हुआ तो कुछ नहीं किया हुआ, कोई तीर नहीं मारा हुआ आपने। आपकी तरह जो है 50,000 लोगों ने और भी ये तीर मारा हुआ होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो कंपटीशन है ना, वो 2,000 लोगों के दरमियान होता है। ठीक है, वो 2,000 लोगों के दरमियान होता है, बाकी सारे नॉन सीरियस होते हैं, और वो 2,000 जो है वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये कभी मत आने देंगे जी मेरा एमपीटी पास हो गया। बहुत से लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं जी एमपीटी पास हो गया, आई डोंट इवन रिप्लाई। ठीक है, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इस गलत फहमी से निकल आए कि ये कोई सीएसएस का स्टेज था, ये सीएसएस का स्टेप था। इट इज इट, ये कोई स्टेप नहीं है, ये कोई स्टेज नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है इसके अंदर बड़े खुश हैं कि जी मेरा एमपीटी पास हो गया है, ठीक है, तो उस खुशी को भूल जाए। दैट इज ओवर, दैट इज डन विथ। उसने कोई आपको फायदा नहीं देना एमपीटी में। एमसीक्यू के अंदर फायदा हो जाएगा जितना थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज इट इज यूजलेस। तो फॉरगेट अबाउट इट एंड फॉरगेट द हैप्पीनेस, अगर उसके साथ जो है वो कुछ और है। अच्छा जी, जी पूछें पूछें, लास्ट क्वेश्चन पूछें प्लीज। सर अगर एक क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं और दोनों आपस में यानी रेलिवेंट है दोनों पार्ट्स, तो उनका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमें अलग अलग लिखना होगा या दोनों का एक लिखेंगे हम? एक ही होता है, इंट्रोडक्शन भी एक होता है, कंक्लूजन भी एक होता है। द पॉइंट इज कि आप उन दोनों पार्ट्स, पहली बात है अगर दो पार्ट्स एक सवाल के हैं वो इररेलेवेंट हो नहीं सकते। ठीक है, एक ही सवाल के दो पार्ट्स का मतलब ये होता है कि दोनों रेलिवेंट है, करंट अफेयर्स के अंदर दोनों कनेक्टेड होंगे। एक या तो एक्सटेंशन होगी उस चीज की या रिलेटेड चीज की, इररेलेवेंट नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है आप दोनों को कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बहुत दफा पहले बताया हुआ है कि आप उसको आपस में कनेक्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को दोनों पार्ट से। और जो कंक्लूजन होता है वो इंट्रोडक्शन को सिंपली दूसरे लफ्जों में लिखना कहते हैं। ठीक है, कंक्लूजन कभी भी दो नहीं हो सकते, इंट्रोडक्शन कभी भी दो नहीं हो सकते। एक ही सवाल है, वो एक ही पार्ट है। वो चेक ही यहाँ पे ये कर रहा है कि आप इन दो पार्ट्स को एक सवाल के अंदर कैसे मर्ज करके लिख सकते हैं। वो आपसे अगर उसने दो अलग अलग सवाल पूछने होते तो आपको दो अलग अलग सवाल देता। अगर उसने एक सवाल के तीन पार्ट्स या दो पार्ट्स रखे हुए हैं, वो यहाँ पे यही चेक करना चाह रहा है कि आप उन तीनों पार्ट्स को किस तरह मर्ज करके इकट्ठे लिखने की एबिलिटी रखते हैं। लेट मी सी, सवाल आए हुए हैं।
अच्छा जी, एक सेकंड। देखिए द पॉइंट इज कि मैं तो बहुत सी दफा क्या करता था, जो लोगों का एनालिसिस भी होता था ना, उसको अपना प्रेजेंट कर देता था, अपना लिख के ना कि मेरा है ये, मैं कर देता था। अगर आपने उस बंदे को कोट करना है, आप उस बंदे को कोट कर दें, लेकिन बात यह है कि वो बंदा क्रेडिबल होना चाहिए। अब ये ना हो ना कि आप पेपर के अंदर विकिपीडिया कोट कर रहे हैं, या आप एक बंदे के अंदर उस एग्जामिनर को या उस राइटर को कोट कर रहे हैं जो कि जिसका नाम ही नहीं है। ठीक है, अब मैं मलिया लोधी को तो कोट करता हुआ अच्छा लगूंगा, राइट? लेकिन अब मैं एक उस राइटर को जो एक छोटे से अखबार में लिखता है, मैं उसको तो कोट करता हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किन लोगों को कोट कर रहे हैं या किन लोगों के बारे में जो है आप बातें लिख रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, और वो आप लोगों के लिए जो है इंतहाई अहमियत और इंतहाई जरूरी है वो चीज। एनी मोर क्वेश्चंस जी, कोई और सवाल? चलें जी, आई विल। एमसीक्यूज जो हैं वो जितने करो कम है, पास पेपर से करो। ठीक है, पास पेपर्स तो करने ही करने हैं ना एमसीक्यूज के लिए, उसमें तो कोई शक वाली बात ही। उसके अलावा जो है पाक एमसीक्यूज पे जाओ, वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन की बैक साइड है, वहां पे उठाओ। ठीक है, डॉन जब पढ़ते हो तो डॉन के अंदर अगर लगता है कि यार ये मुझसे पूछा जा सकता है एज एन एमसीक्यू, उसको नोट डाउन करो। एमसीक्यूज की तैयारी जो है ना वो मेक और ब्रेक होती है। 220 नंबर के एमसीक्यूज हैं इन 12 पेपरों के अंदर, और फिर आप कोई पता ही है कि कितनी ज्यादा जो है इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या क्या कुछ जो है वो इससे हो सकता है। तो ऑलवेज बी वेरी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स द एमसीक्यूज नाउ। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और सवाल? ओके जी, सी यू टुमारो।